नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस का आरोप, चुनी सरकारें गिराना बीजेपी का नया मॉडल। जेटली ने कहा, कांग्रेस का मतभेद जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पैंथर्स पार्टी का जम्मू कश्मीर में नए सिरे से चुनाव की मांग। महबूबा मुफ्ती आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से कर सकती हैं मुलाकात। सरकार गठन पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को बताया पार्टी की ताकत। कार्यकर्ताओं को व्यर्थ के मुद्दों में नहीं उलझने की नसीहत। जेटली ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रवाद एक साथ मुमकिन। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज मतदान। असम में 2 और त्रिपुरा में 1 सीट। 10 सीटों पर पहले ही हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन। महाराष्ट्र के लातूर में पानी पर पहरा। हिंसा की आशंका से नदी और पानी आपूर्ति वाली जगहों पर धारा 144। भयंकर सूखे की चपेट में है इलाका। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला होना है। स्पीकर के नोटिस पर बागी विधायकों को 26 मार्च तक जवाब देना है, जबकि बीजेपी ने स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी अब अपने समर्थक विधायकों को एक दूसरे की नजरों से बचाने में लगे हैं। बागी कांग्रेस विधायक बीजेपी विधायकों के साथ गुड़गांव के होटल में हैं, तो हरीश रावत समर्थक विधायकों को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भेजे जाने की खबर है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं, इसलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार है, उसके बलबूते पर राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने पर तुली हुई है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और एक एक करके चुन चुन करके विरोध पक्ष की सरकारों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक प्रकार का इनकाउंटर है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने 28 तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। उसी दिन हरीश रावत को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले 26 मार्च तक बागी विधायकों को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों ना दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। स्पीकर कह रहे हैं कि जवाब आने के बाद ही वो फैसला लेंगे। उनका जवाब आने के बाद फिर जो पत्र मुझे दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन दोनों को देखने के बाद, कानूनी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मैं अगला निर्णय करूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा कि स्पीकर को पद छोड़ देना चाहिए। वहीं बागी कांग्रेस विधायकों का कहना है कि अगर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है तो वो इसके खिलाफ अदालत का रुख भी कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक काम कर रहा है, लोकतंत्र और नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, तो महामहिम राज्यपाल उसको रोकेंगे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। पृथ्वी भी जा रहे हैं और अगर अभी समय नहीं मिला, जब समय मिलेगा हम जाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए आज दिल्ली आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस राजनीतिक संकट के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस में गहरे मतभेद को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड घटनाक्रम पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड संकट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का असली चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराना सत्तारूढ़ पार्टी का नया मॉडल बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र से खिलवाड़ के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। दल बदल कानून का उल्लंघन है और 70 में से 9 निष्कासन के योग्य हैं और 61 बचते हैं और उसमें बहुमत हमारा है,
तो मैं समझता हूं बीजेपी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उत्तराखंड राजनीतिक संकट को लेकर बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। अब इसी तरह से दल बदल को प्रोत्साहित करना है तो फिर दल बदल को रोकने का जो कानून है और जिसको संविधान की 10वीं अनुसूची में डाला गया है उसको हटा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड कांग्रेस में भारी आपसी मतभेद हैं और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने बजट पारित कराने की जल्दबाजी को लेकर स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की भी आलोचना की। मतलब लोकतंत्र संख्या के आधार पर चलता है और अगर स्पीकर ये कहे कि मैं फेल्ड बिल को पास्ट बिल मानता हूं तो ये अद्भुत स्थिति संवैधानिक दायरे में पैदा होती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं करती और कांग्रेस अपनी कमजोरी बीजेपी पर ना थोपे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर गतिरोध के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आज दिल्ली आने की खबर है। इस दौरान वो सरकार गठन पर बीजेपी नेता अरुण जेटली समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर सकती हैं। महबूबा मुफ्ती का बीते 5 दिनों में ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो राज्य में शासन के एजेंडे पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में शासन के एजेंडे के संबंध में पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना था जम्मू कश्मीर के संबंध में, हम आज भी उस एजेंडा फॉर गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में सरकार गठन पर जारी असमंजस को लेकर चिंता जाहिर की है। पार्टी के नेता देवेंद्र राणा का कहना है कि ये राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है। पार्टी का कहना है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करनी चाहिए। इस मामले पर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी पीडीपी पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वाले वक्त में भी कोई भी संभावना जो है वो नजर नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन इन पॉलिटिकल पार्टीज का बन सकता है। इसलिए गवर्नर महोदय को हम ये समझते हैं कि असेंबली की डिसोल्यूशन जो है वो रिकमेंड करनी होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि जमहूरियत को ज्यादा देर तक आप होस्टेज बना के नहीं रख सकते हैं। कश्मीर के अवाम के ही हित में नहीं है कि असमंजस की स्थिति जो है वो बनी रहे और इसलिए जल्द से जल्द कोई फैसला होना चाहिए। और अगर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे मानना ये है कि महामहिम महोदय को फौरन असेंबली को डिसॉल्व करके नए इंतखाबात के लिए ऐलान कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को सरकार का एकमात्र एजेंडा बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवाद पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के काम को नकार कर ध्यान बांटने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करने और बेकार के मसलों में नहीं उलझने की नसीहत दी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। बैठक के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अपने भाषण के जरिए जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के कामकाज के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके वक्तव्य के बारे में मीडिया को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो विस्तार हुआ है उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हमारा पिछला वर्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार का वर्ष था और संगठन का विस्तार दूर दराज क्षेत्रों तक हुआ है। राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से वट वृक्ष की तरह विकसित होने के लिए कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 महीनों के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। सरकार ने अपने 22 महीनों के कार्यकाल में जो कुछ भी किया है, आज तक हमारी सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है।
प्रधानमंत्री ने पार्टी के लोगों को संदेश दिया है कि लोग बीजेपी के बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों को दरकिनार करते हुए पार्टी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती रहेगी। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने राष्ट्र हित से समझौता नहीं करने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को साफ कर दिया कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश को एक स्पष्ट दिशा वाली सरकार मिली है। इस देश में एक दौर था कि जिसमें सरकार बिना किसी दिशा के चल रही थी, अनसर्टेनिटी थी और लैक ऑफ पर्पस था, और उसके विकल्प के रूप में एक डिसाइसिव लीडरशिप वाली सरकार आई है, जो कि सरकार की जो प्राथमिकता है सबका साथ सबका विकास, उसमें से उभरती है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। अरुण जेटली ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर पार्टी की रणनीति तय हो चुकी है। बीजेपी का मानना है कि वो असम में गठबंधन की मदद से सरकार बनाने में कामयाब होगी। बाकी राज्यों में पार्टी ने अपनी स्थिति सुधारने का भी दावा किया है। Now, as far as Assam is concerned, we have formed an alliance. We are the leaders of that alliance. And we have mobilized a very large socio-political landscape of Assam in support of that alliance. And we believe that we will score a decisive victory. पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में दलित उद्यमियों को मदद करके आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा पार्टी ने जल्दी ही दलितों और आदिवासियों को लेकर एक व्यापक योजना बनाने का भी फैसला किया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। येचुरी ने कल कोलकाता में कहा कि उन्हें बीजेपी से राष्ट्रवाद का सबक लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पर बीजेपी की दलील पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के उस बयान की तरह है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आतंकवादियों के साथ हैं। वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में वोटरों से राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए मतदान करने की अपील की गई है। 16 पन्ने के इस घोषणा पत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की बहाली के लिए काम करने का वादा किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का हित सुरक्षित रखना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित करने जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र में वाम दलों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की भी बात कही है। छह राज्यों में राज्यसभा की 13 सीटों के लिए आज मतदान होना था, लेकिन 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद 3 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इनमें असम की 2 सीटें जबकि त्रिपुरा की 1 सीट शामिल है। असम में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने रानी नरा और रिपुन बोरा को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी गठबंधन ने महावीर जैन को मैदान में उतारा है। जबकि त्रिपुरा की 1 सीट के लिए सीपीएम की झरना दास वैद्य और कांग्रेस के ज्योतिर्मय नाथ के बीच मुकाबला है। जबकि केरल की 3, पंजाब की 5, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। चुनाव आयोग का दल असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर है। दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी और दोनों निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस दौरान आयोग असम के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा करेगा। इधर आयोग के विशेष पर्यवेक्षकों का दल पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने और विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए राज्य में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इन विधायकों से पूछा है कि क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। चुनाव आयोग ने सभी विधायकों से 11 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है। इन विधायकों को पिछले साल मार्च में संसदीय सचिव बनाया गया था।
इस मामले में एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि इन 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आती है। इस पर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति में कुछ गैर कानूनी नहीं है और जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब तय समय सीमा में दिया जाएगा। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुद्दा है कि क्या देश का कोई नागरिक भारत माता की जय बोलने से इनकार कर सकता है? तो आप भारत माता को ही खारिज कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रवाद के विपरीत नहीं नैरेटिव है तो और क्या है? आप बोलोगे कि बोलना ही पड़ेगा तो नहीं बोलेंगे साहब। किसी चीज पे आप फोर्स नहीं कर सकते हमको बोलने के लिए। भारत माता की जय कौन कहलवाता है, इस पर दिक्कत होती है। कहने के लिए अधिकार है और ना कहने के लिए भी अधिकार है। तो मैं वो दिन देखना चाहूंगा जब हमारे प्रधानमंत्री पीडीपी की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो बनेंगी अब, और उनके मंत्रियों से भारत माता की जय कश्मीर की सड़क पे बुलवाएंगे। कहा जाता है कि लोग जब रोटियां मांगे तो नारे दे दो उनको। आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ, चाहे आरएसएस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां आग लगा रही हैं और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां उसमें घी डालने का काम कर रही हैं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सूखे के मार झेल रहे महाराष्ट्र के लातूर में हिंसा की आशंका के चलते रविवार को धारा 144 लगा दी गई। लातूर महाराष्ट्र के सर्वाधिक सूखाग्रस्त इलाकों में से एक है। यहाँ पिछले एक हफ्ते से टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। हमारे गली में पानी नहीं मिल रहा है, पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हम सवेरे 7 बजे से यहाँ पानी के लिए ठहरे हैं। लातूर इस साल भीषण सूखे की मार झेल रहा है। पानी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए कई टैंकर लगाने पड़े हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। पानी को लेकर रोज़ाना छोटी मोटी झड़प आम हो चली है। हिंसा की बढ़ती आशंका के बीच जिला प्रशासन ने 6 इलाकों में 31 मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। काही घटना घडल्या होत्या ज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला होता। त्याला प्रतिबंधात्मक म्हणून हा आदेश काढण्यात आलेला आहे। हा आदेश फक्त लातूरच्या सभोवतालच्या 5 ठिकाणीच लागू आहे। जिला प्रशासन ने कुल 20 वाटर टैंकर फिलिंग सेंटर्स की पहचान की है जहां हिंसा भड़क सकती है। जिले के बाकी टैंकर फिलिंग पॉइंट्स, सार्वजनिक कुएं और टैंकरों से गुजरने वाले रास्ते भी इस आदेश के दायरे में शामिल हैं। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने लातूर में पानी की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ऐसा है कि लातूर के हालात तो गंभीर है ही। शासन की ओर से जितना कुछ करने की अपेक्षा थी वो नहीं हो रहा है। 40-45 दिन तक पानी पीने का पानी जब मिलेगा नहीं तो स्वाभाविक ही वहाँ की परिस्थिति तो स्फोटक या एक्सप्लोजिव होने की बिल्कुल संभावना है। लातूर में पिछले दिनों कुछ लोगों ने फिलिंग पॉइंट्स से टैंकर लूट लिए थे। महाराष्ट्र में पिछले 4-5 साल में बारिश सामान्य से कम हुई है। राज्य के कई इलाके सूखे की चपेट में हैं। पानी को लेकर निषेधाज्ञा लगाए जाने का राज्य में ये पहला मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लातेहार में 2 पशु व्यापारियों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आजाद ने वोट की राजनीति के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चिंता जाहिर की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों की हत्या पशु लूटने के विरोध करने पर हुई। झारखंड के लातेहार में 2 युवकों की हत्या पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। आजाद ने आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है। उन्होंने लिखा है कि भीड़ की हिंसा के ऐसे घटनाक्रम दुनिया के उन हिस्सों की झलक देते हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इस घटना की निंदा की है। जो घटनाएं घट रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो लेटर लिखा है, कानून अपने हाथ में लेकर लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता।
इस देश में संविधान है, कानून है। जगह जगह पर उपद्रव कराना, हत्या करवाना और हत्यारों को संरक्षण देना, ये लगता है कि बीजेपी की नीति बन गई। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामला सांप्रदायिकता का नहीं बल्कि लूटपाट से जुड़ा है। इस बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, उसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन वहाँ काम कर रही है और विलम्ब जो भी अभियुक्त तो गिरफ्तार होंगे और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, हमने प्रशासन को आदेश दिया है। इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद यहां धारा 144 लगाई गई है। मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोई संतोष नहीं, जब तक के पूरा सदस्य जो 10-12 लोग हैं, वो लोग पूरा जब तक की गिरफ्तारी नहीं आज हो जाता है, तब तक के कोई संतुष्ट नहीं है। लातेहार जिले के बालूमठ इलाके में शुक्रवार को 2 युवकों के शव पेड़ पर लटके मिले थे। ये दोनों युवक रिश्तेदार थे और पशुओं का व्यापार करते थे। इस मामले में गिरफ्तार लोगों में एक आरोपी स्थानीय गौरक्षा समिति से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 4 दिवसीय विश्व सूफी कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन एक प्रस्ताव पारित करके आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की गई। इस 25 सूत्रीय घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकी संगठनों ने आपसी भाईचारों को नुकसान पहुंचाया है और मुस्लिम युवा इनसे दूर रहें। प्रस्ताव में युवाओं से भारतीय संविधान, इस्लाम और सूफियों की शिक्षा का आदर करते हुए अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई है। इस मौके पर पाकिस्तानी धर्मगुरु मौलाना ताहिर उल कादरी ने कहा कि आतंकवाद भारत और पाकिस्तान दोनों का दुश्मन है। कादरी ने कहा कि गरीबी खत्म करने पर काम होना चाहिए क्योंकि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। जो डिक्लेरेशन पेश किया है, मैं उसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं। सरजमीन हिंद पर गंगा जमनी तहजीब के नाम से एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तारीख रखते हैं और इस तारीख के बानी सूफियाए कराम। पाकिस्तान ने 86 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। इन मछुआरों को पाकिस्तानी जल सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सभी पकड़े गए भारतीय मछुआरों को कराची के मली जेल से रिहा किया गया है। इन मछुआरों को आज वाघा सीमा चौकी पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इस महीने सद्भावना प्रयास के तहत दूसरी बार पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। 6 मार्च को भी 87 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया था। साथ ही एक और कैदी जो करीब 2.5 साल तक जेल की सजा काट चुका है, उसे भी लांधी जेल से रिहा किया गया था। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा निश्चित नहीं है, इसलिए मछुआरे मछली पकड़ने के दौरान गलती से एक दूसरे के देशों की जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक फिलहाल 363 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक 173 माहीगीर छोड़ने का फैसला किया गया था, जिसमें पिछले हमने 6 जो है अपना मार्च को यहाँ से 87 माहीगीर छोड़े थे, जिसमें एक सिविलियन और 86 माहीगीर थे। उसी सिलसिले में 86 मजीद कैदी जो रिहा किए जा रहे, जो वाघा बॉर्डर से क्रॉस करेंगे इंडिया के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रविवार शाम 2 दिन के ऐतिहासिक दौरे पर क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पिछले 88 साल के दौरान ये पहला दौरा है। ओबामा के इस दौरे को बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ओबामा मंगलवार को ग्रैंड टीट्रो एलिशिया अलोन्सो में लोगों को संबोधित करेंगे और इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। 1959 में क्यूबा में अमेरिका समर्थित सरकार के तख्ता पलट और साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध खत्म हो गए थे। It's been nearly 90 years since a U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be here. Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours. This is a historic visit, and it's a historic opportunity. यमन में शिया हूथी लड़ाकों और सऊदी अरब की गठबंधन सेनाओं के बीच झड़प में पिछले 2 दिन में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच शनिवार से जारी झड़पों में मारे गए लोगों में 14 आम नागरिक शामिल हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना यमन के तीसरे सबसे बड़े शहर ताइज पर कब्जा करने की कोशिश में है। राजधानी सना समेत देश का बड़ा हिस्सा शिया विद्रोही संगठन अंसारुल्लाह के कब्जे में है। पिछले साल मार्च से जारी सऊदी हमलों में यमन में 6,500 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं।
बात खेलों की। भारत के एचएस प्रणय ने स्विस ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। स्विट्जरलैंड के बासल में पुरुषों के एकल फाइनल में प्रणय ने जर्मनी के मार्क जेबलर को लगातार गेम में 21-18, 21-15 से हराया। पहले गेम में प्रणय और जेबलर के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। गेम 18-18 की बराबरी पर आ गया, लेकिन आखिर में प्रणय ने शानदार खेल दिखाते हुए गेम 21-18 से जीत लिया। वहीं दूसरे गेम में भी प्रणय ने 3-0 की बढ़त हासिल की और 13-18 तक बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहे। हालांकि जेबलर वापसी करते हुए 15 तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन प्रणय ने गेम 21-15 से जीत लिया। प्रणय का ये दूसरा ग्रां प्री खिताब है। इससे पहले वो 2014 में इंडोनेशियन ओपन गोल्ड ग्रां प्री खिताब जीत चुके हैं। इस टूर्नामेंट में 23 साल के प्रणय शानदार लय में दिखे और अपने से ऊपर रैंक के खिलाड़ियों को मात देने में कामयाब रहे। शहनाई के बादशाह भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज 100वीं जयंती है। आज ही के दिन 1916 में उनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने बनारस यानी वाराणसी में गुजारी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बचपन से ही शहनाई प्रेम को इबादत बना लिया था। गंगा से प्रेम उनकी गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक था। हिंदुस्तानी संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाले बिस्मिल्लाह खां बेहद सादे और जिंदा दिल इंसान थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, साथ ही भारत रत्न जैसे अलंकारों और पुरस्कारों से संबंधित बिस्मिल्लाह खां का संगीत दिल की गहराई तक उतर जाने वाला और अमर है। बिस्मिल्लाह खां ने वो मुकाम बनाया कि शहनाई का नाम आते ही उनका नाम सबसे पहले जहन में आता है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस का आरोप। चुनी सरकारें गिराना बीजेपी का नया मॉडल। जेटली ने कहा कांग्रेस का मतभेद जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पैंथर्स पार्टी का जम्मू कश्मीर में नए सिरे से चुनाव की मांग। महबूबा मुफ्ती आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से कर सकती हैं मुलाकात। सरकार गठन पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को बताया पार्टी की ताकत। कार्यकर्ताओं को व्यर्थ के मुद्दों में नहीं उलझने की नसीहत। जेटली ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रवाद एक साथ मुमकिन। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज मतदान। असम में 2 और त्रिपुरा में 1 सीट। 10 सीटों पर पहले ही हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन। महाराष्ट्र के लातूर में पानी पर पहरा। हिंसा की आशंका से नदी और पानी आपूर्ति वाली जगहों पर धारा 144। भयंकर सूखे की चपेट में है इलाका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम मैं भी भारत। नमस्कार।